अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, ममनुआ फंडिंग केस, तोशाखाना रेफरेंस, दहशतगर्दी के मुकदमात और अब तौहीन अदालत के मामले में इमरान खान साहब ने खुद को एक और मगर बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इमरान खान साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी घेरा तंग हो रहा है और नाअहली के खतरात जो हैं वो मंडलाने लगे हैं। इमरान खान का जो सियासी करियर है वो क्या दाव पर लगने के खतरात मौजूद हैं। कुछ जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग लेते हैं तो ये खतरा उन पर से किसी हद तक टल भी सकता है, लेकिन कुछ ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बावजूद भी उन्हें सजाएं हुई। तो अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे और क्या उन्हें माफ़ किया जा सकता है या फिर नाहली की तलवार जो है वो उन पर लटक रही है। इसके साथ साथ नाजरीन, इमरान खान ने दहशतगर्दी के मुकदमे में कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होने का फैसला किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में 3 रोज़ा हिफाजती जमानत दे रखी है। अब ये मामला किधर जाएगा, एक तरफ ये तमाम तर सूरत हाल है और दूसरा हम देख रहे हैं कि एक तरफ विफाकी हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी चाहती है, एक के बाद हम देख रहे हैं कि एक केस बनाया जा रहा है। अब दूसरी तरफ पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने भी इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाना शुरू कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक ये मुकदमात माजी में फौज, अदलिया और रियासती इदारों के खिलाफ जो इश्तियाल अंगेज तकारीर हैं उनको लेकर ये मुकदमात बनाए जा रहे हैं। एक तरफ विफाकी हुकूमत इन एक्शन है, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमतें मुकदमात बना रही हैं, लेकिन इसके बावजूद फवाद चौधरी साहब अपनी ही सूबाई हुकूमतों से शिकवा करते नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि ये महाजराई किस तरफ जाएगी। सारी सूरत हाल पर भी तफसील से बात करेंगे। दीगर भी अहम मामलात हैं। बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब ने। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस आमिर ज़िया साहब। इसके साथ साथ सीनियर कानूनदान एडवोकेट शमीम रहमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच शमीम रहमान साहब आपका। शमीम रहमान साहब, आगाज़ आपसे ही कर लेते हैं। ज़रा लीगल ओपिनियन आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने कल जो दहशतगर्दी के मुकदमे में अदालत में पेश होने का भी फैसला कर लिया है और दूसरा ये तौहीन अदालत का मामला है। सर, आपको क्या लगता है ये कितना ख़तरनाक मसला है इमरान खान साहब के लिए? आपको लगता है कि अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं इमरान खान साहब तो कोई गुंजाइश उनके लिए पैदा हो सकती है, या फिर माजी में जिस तरह से ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी गई फिर भी सजाएं हुई? आपको लगता है कि खतरात ज़्यादा हैं? देखिए, जहाँ तक कल उनका अदालत में पेश होने का मामला है, उसके अंदर चूंकि उन्होंने एक प्रोटेक्टिव बेल ली हुई थी, तो मेरा ख्याल है बाकायदा वो प्री रेस्ट बेल वहाँ पे हासिल करने के लिए जाएंगे और अदालत उनको एक खास टाइम के लिए बेल उनको ग्रांट हो जाएगी और उसके बाद फिर उनको वहाँ पे अदालत जो भी तारीख देगी उस पर पेश होना पड़ेगा और फिर दोनों पार्टीज की बहस सुन के अदालत जो है वो फैसला करेगी कि उनके बेल के मामला कैसे चलेंगे। जहां तक कंटेम्प्ट की बात है, देखिए उसमें इमरान खान साहब को पहले भी एक बार आपको याद है कंटेम्प्ट नोटिस हुआ था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के टाइम पे, और उस टाइम पे शुरू में इमरान खान साहब ने वहां पे जाके माफी मांगने से इनकार कर दिया था और सब्सिक्वेंटली अपने जो लॉयर्स थे उनके कहने पर उन्होंने वो माफी मांग ली थी। आमतौर पर इन केसेस में जो अदलिया है वो एक मैग्नेमिटी शो करती है और एक मौका पूरा देते हैं वो किसी भी ऐसे शख्स को जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा हो कि अगर वो जाकर वहां पे अपना एक माफीनामा पेश कर दें या वो कह दें कि मैं जो भी मेरे से हुआ ये गलती से हो गया या मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, ये मेरी नीयत नहीं थी, तो उसके बाद आम तौर पर अदालतें जो है उसके ऊपर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अदालत जो है वो उस स्टेटमेंट के बाद उसको किस तरह से लेती है, ये सारा फैसला अदालत ने करना है। शमीम साहब, जहां दो तक बात है चीजें। इस कंटेम्प्ट की, शमीम साहब, दो 3 चीजें। तरह की कंटेम्प्ट है। एक जो जो लॉ है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 है, ये 3 तरह की कंटेम्प्ट की बात करता है। एक सिविल कंटेम्प्ट है कि जब आपका कोई कोर्ट का ऑर्डर हो जाए और आप उसको मानने से इनकार कर दें। दूसरी है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। उसमें ये है कि आप फर्ज कीजिए अदालत में मौजूद हैं और जज साहब के खिलाफ कोई ऐसे रिमार्क्स देते हैं जिसको डेरोगेटरी रिमार्क समझा जाता है, ये समझा जाता है आपने अदालत की तौहीन कर दी है। और तीसरी है जुडिशियल कंटेम्प्ट, जिसके अंदर आप स्कैंडलाइज करते हैं कोर्ट को या किसी जज साहब की जात के ऊपर आप कोई इल्जाम लगाते हैं। तो ये जो इस वक्त हमारे सामने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है, ये जुडिशियल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग होंगी और इसके अंदर जो बज़ाहिर जो खास तौर पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि
कुछ शर्म वाली जो बात की उसके बाद वो करके, तो मुझे ये लगता है कि ये एक मुश्किल केस होगा उनके ठीक है। लिए। लेकिन और इसमें मलिक इसमें साहब ये 6 माह की बताएं, सजा भी मुश्किल हो केस तो सकती है। चलें ठीक है, लेकिन दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी माफ़ी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं है, हम केस लड़ेंगे। अब देखें, फवाद चौधरी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं पीटीआई के हर लिहाज से, उनका ये कहना है कि जी हम केस लड़ेंगे, माफ़ी की कोई बात नहीं है, तो ये क्या शो कर रहा है? दूसरा ये बताएं कि जो कह रहे हैं कि जो जाराना जो रवैया था इमरान खान साहब का, उसके बाद से गैर मशरूत माफ़ी मांगना भी शायद काबिल कबूल नहीं होगा। तीसरा इसमें मलिक साहब ये है कि माफ़ी 2-3 दफ़ा मांग चुके हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन आपको याद है वो बाबर अवान के थ्रू, और दूसरा वकार सेठ मरहूम जो है वो हाई कोर्ट के जो पेशावर हाई कोर्ट के जज थे, उनके बारे में सख्त बातें की थी, वहाँ भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो ये स्टेज पे जब सब कुछ आपको लग रहा हो कि दाव पे है, तो माफ़ी ना मांगना, आप लगता है कि आप अपना सियासी कैरियर दाव पे लगा रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर सियासी कैरियर की जहाँ तक आप एहतिशाम साहब बात करेंगे, तो फिर देखना पड़ेगा कि जो सियासतदान है, जिसके सियासी कैरियर की बात कर रहे हैं, उसका बुनियादी तौर पर स्टांस है क्या? तो चूँकि इमरान खान साहब ने हमेशा ही एक अग्रेसिव पॉलिटिक्स की है और उनका अग्रेशन हमेशा से मौजूद रहा है। उनकी तकारीर में, उनके इवन जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो उस वक़्त भी उनका अग्रेशन देखिए कि उस वक़्त भी वो ना अपोज़िशन लीडर से मिलने के लिए तैयार थे और ना असेंबली में आने के। तो अग्रेसिव पॉलिटिक्स तो उनकी हमेशा से रही है और इस वक़्त भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले भी उन्होंने इनकार कर दिया था वहाँ पे माफ़ी माँगने से, अब भी फवाद चौधरी साहब का यही कहना चाहिए उनको जब तक ये वहाँ पेश नहीं होते कि हम सही। माफ़ी नहीं माँगेंगे, ताकि कोई बेहतर टर्म्स पे बात चली जाए। ठीक है। लेकिन जब उनके लॉयर्स उनको कहेंगे, तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली वो उनके लिए माफ़ी ये सेफ मांगेंगे। रास्ता है, अदरवाइज़ इट्स अ स्ट्रांग केस अगेंस्ट हिम। ठीक है, आमिर ज़िया साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ममनुआ फंडिंग केस है, तोशाखाना रेफरेंस, दहशतगर्दी के पर्चे, कल एक और मुकदमा खान साहब पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। अब एक और नई मुश्किल उन्होंने अपने लिए खड़ी कर दी है। तो सर, क्या लगता है आपको, कितनी मुश्किल में इमरान खान साहब, और आपको लगता है कि कोई गुंजाइश बाकी है या फिर ये नाअहली की तरफ मामलात जा सकते हैं? पहली बात हुई कि जो आपने तोशाखाना रेफरेंस की बात की और उसकी फॉरेन प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात की, मैं नहीं समझता कि वो इतने बड़े केसेस हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। उन दोनों केसेस में इतने फ्लॉज हैं, इतनी वीकनेसेस हैं। इस मुल्क में जो लोग अरबों रुपए खा गए और वो आज मतलब माशाल्लाह हुकूमत के अहम तरीन ओहदों पे बैठे हैं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो मुबैना इस तरह के कहते हैं ना कुक्ड अप केसेस बनाए गए हैं, इसकी वजह से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करे। इस मुल्क में बड़ा मतलब है जुल्म ज्यादती होती है, लेकिन इतना देर नहीं है कि आप बिल्कुल ये एक कहते हैं ना कि जिसने करप्शन नहीं की, जिस शख्स ने, और जिसको मिस्टर क्लीन ऑफ पब्लिक परसेप्शन में मिस्टर क्लीन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स समझा जाता है, तो अब सजा दे सके। तो मैं नहीं समझता कि तोशाखाना केस इज नो केस एट ऑल। गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने जबरदस्ती का केस ठोक दिया। इसी तरह प्रोहिबिटेड फंडिंग पे हम बहुत बार आपके प्रोग्राम में भी बात करते हैं बिल्कुल, कि हाँ। 33 करोड़ रुपए जो है डिस्प्यूटेड है, और उसके ऊपर भी सवालिया निशान है, कमजोर ठीक है। फैसला है। मैं नहीं कहता, बड़े बड़े लॉयर कहते सही। ये बात। फिर आप आगे दहशतगर्दी का केस तो मजे का खेज है। वो तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो हुकूमत बैकफायर हो गई है। उसका नोटिस तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने ले लिया है। हाँ। उस पे तो पूरा आलमगीर मीडिया जो है वो शोर मचा रहा है, बिल्कुल। उसको कवर कर रहा है। क्या आप क्या हमारे जो करता धरता है उन्हें दहशतगर्दी की तारीफ नहीं पता? उन्हें पता नहीं कि दहशतगर्दी क्या होती है? कि वो इमरान खान वजीर आजम ना भी होते, वो सिर्फ इमरान खान होते, तो उनका एक इंटरनेशनल स्टेचर इतना बड़ा है कि वो मतलब है कि उसके ऊपर इस तरह की केस ना दशता है ना सचता है, बल्कि मेरे ख्याल में उससे उनके प्रोफाइल में मजीद इजाफा हुआ है। और हुकूमत जो है मजीद लग रहा है कि जी ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में उनके अगेंस्ट गई हैं। वो करके देख लें, ठीक है। बात नहीं चलेगी। ठीक फिर है। आखिरी बात जिसके ऊपर बड़ी अच्छी भी उन्होंने रोशनी डाली, ये जो शमीम कंटेम्प्ट का रहमान केस साहब। है हम्म। जी, तो उसके ऊपर आप बात सुने कि उन्होंने कौन सा ये कहा था कि जी उन्होंने यही तो कहा था कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। जो लुबे लुबाब था उस पूरी बात का, वो ये था कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये नहीं कहा था कि मैं डंडा लेकर आऊंगा, ये नहीं कहा था कि मैं पिटाई कर दूंगा और मैं एक वहां पे लोगों का इज्तिहाम जमा कर दूंगा, ये नहीं कहा था कानूनी कार्रवाई। हमारे मुल्क में इत्शाम साहब बड़ी अच्छी रोशनी डालेंगे कि इस मुल्क में ब्यूरोक्रेट्स हमेशा इस्तेमाल हुए पॉलिटिकल बॉसेस के इशारे पे, उन्होंने बड़ी बड़ी गैर कानूनी काम किए। तो उसमें अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है कानून के मुताबिक अमल करें, आप ज्यादती ना करें,
तो उसके ऊपर कौन सा मतलब है कि उन्होंने धमकी दे दी जो राना सनाउल्लाह ने इससे कहीं ज्यादा खतरनाक बातें की। बिल्कुल लेकिन एहतशाम मरियम साहब। नवाज जी साहबा ने ज्यादा खतरनाक बातें की है। ठीक। नवाज शरीफ शहबाज भाई ये क्या मजाक है? आपने इस मुल्क को शहर नापुरसा समझा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि कोई राजवाड़ा है कि शरीफ खानदान और जरदारी खानदान जो चाहेंगे करेंगे, जितना मर्जी ज्यादती करेंगे, और एक क्योंकि आप बदनाम है तो आप दूसरे को भी चाहते हैं कि उसके लेवल पर आ जाए। इमरान खान पे करप्शन का केस हो ही नहीं सकता। मिस्टर क्लीन ऑफ पॉलिटिक्स से ही जलते तवे पे बैठ जाएं और कहें कि इमरान खान करप्ट है तो अवाम नहीं मानेगी, अवाम की मेजोरिटी नहीं मानेगी। लेकिन आमिर ये साहब जब तक इसमें इनको जो कैच है, जो मुझे समझ आ रहा है, पहली तो बात यह है कि जो आपने जिक्र किया कि ये दहशत गर्दी का मुकदमा लगाने के बाद, उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर यानी रूलिंग पार्टी और उनके जो इत्तेहादी हैं वो उनसे गुफ्तगू करें तो सबको लग रहा है कि ये मामला ख़राब हो गया। और जितने ज़बरदस्त तरीके से नोटिस लिया गया इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से, मैं देख रहा हूँ बड़े अरसे से आमिर साहब इंटरनेशनल मीडिया ने हमें राइट ऑफ किया हुआ है, समाउ दी अदर, को अमरीका वजह है या कोई वजह है। लेकिन आप देख लें पिछले 3 दिन में न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, अल जज़ीरा, BBC, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन की बात करना, वो सारे लोग इस बात पे परेशान हैं कि ऑफ ऑल द पीपल इमरान खान से आप इख्तलाफ करें, ये दहशत गर्दी का आपने ठोक दी लेके, सबके कान खड़े हो गए। अच्छा ये बैकफायर हुआ है, कितना नहीं। अब परेशानी जो इनको असल हो रही है वो ये है कि जी गिरफ्तार करना है कि नहीं करना। जरदारी साहब ने तो मना कर दिया ना करें। असल मसला जो मुझे लग रहा है आमिर साहब, उस पर आप कमेंट करें और मलिक साहब भी बात करें इस पर, कि इमरान खान साहब ने बैक वक्त बहुत सारे महाज खोल दिए हैं। देखिए अब आप PDM से भी आपकी लड़ाई है, इस्टेब्लिशमेंट से भी आपकी लड़ाई है, अदलिया से भी आपकी लड़ाई है, आप एक सेगमेंट ऑफ दी मीडिया उससे भी आपकी एक लड़ाई है। तो ये कितनी लड़ाइयाँ करेंगे? ये बात ठीक है कि आप एक गलती करते हैं तो PDM वाले 3 गलतियाँ करते हैं तो आपकी जान छुट जाती है। लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि जितना इस वक्त आमिर साहब इंतशार उरूज पे है, लोग कह रहे हैं डी एस्केलेट करने की ज़रूरत है सिचुएशन को। बड़ी मुश्किल से हमारे थोड़े से हालात इकॉनमी के संभले हैं, लेकिन ये ज़ाती मफादात, सियासी मफादात के ऊपर चले गए। इससे तो लगता है कि डी एस्केलेट नहीं होगा और ये उल्टा मामला जो अदालतों में चला गया, अदालतें भी अब देखने वो अब उनको भी समझ नहीं आ रही कि नोटिस लें या ना लें। अब धड़ल्ले से उन्होंने 3 मेंबर बेंच तो बना दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, ये तो कल भी बात हो रही थी, कुछ वकला का कहना है कि जी सुओ मोटो वो नहीं ले सकते, ये तो सिर्फ मलिक साहब भी इस पर बात करें कि तो चीफ जस्टिस का काम है। सवाल ये है कि एक पॉलिटिकल फ्रंट पे मुश्किलात हैं, इंतशार नहीं ख़त्म हो रहा, डी एस्केलेट सिचुएशन नहीं हो रही, और फिर अदलिया का बीच में आने के बाद हालात तो लगता है बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जी आमिर ज़िया साहब। श्याम साहब बहुत आपने अहम वो नुक्ता उठाया है। देखिए डी एस्केलेट करने किसकी जिम्मेदारी है, और डी एस्केलेशन और जो एस्केलेशन हुआ है तो किसकी तरफ से हुआ है? एस्केलेशन जो है मतलब है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त की तरफ से हुआ है। जब से इनके हाथ से पंजाब निकला, इमरान खान पंजाब जीतने के बाद इमरान खान इhtजाजी सियासत नहीं करना चाह रहे थे। इमरान खान फोकस करना चाह रहे थे कि जी मैं एहसास प्रोग्राम पे फोकस करूंगा और मैं जनाब जो उनका सेहत कार्ड उस पर फोकस करूंगा। ऑन द रिकॉर्ड है, असद उमर साहब ने मुझे बताया था अपने इंटरव्यू में कि जनाब हम लोग कोई इhtजाजी तहरीक नहीं चला रहे, वो कि हम इसका मकसद ये नहीं कि हम अपनी मुतालबे से दस्तबरदार हो गए, मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुए इलेक्शन, लेकिन एहतजाज की तरफ नहीं जा रहे थे। लेकिन क्योंकि नून लीग के हाथ पांव फूल गए, उन्होंने देखा कि पंजाब उनके हाथ से निकल गया, उसके बाद उन्होंने इंतकामी कार्रवाई के तौर पे समझा जी डिस्क्वालीफाई कर दो, गिरफ्तारी की इरादे कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो जाहिर रद्द अमल होगा। तो डी-एस्केलेशन की जिम्मेदारी हुकूमत और फिर मेरे ख्याल में रियासती इदारों को चाहिए कि वो इस वक्त दे हैव टू स्टेप इन, और दे हैव टू स्टेप इन एज ए लेजिटिमेट न्यूट्रल प्लेयर। वो ये कहें कि जी डिसंगेज करें, और उसके साथ साथ वो यकीन दहानी कराएं कि इस मुल्क में अगले इंतखाबात जो हैं वो फेयर एंड फ्री होंगे। अच्छा एक चीज़, आई हेट टू इंटरप्ट यू आमिर साहब, एक चीज़ बताइएगा, ये जो भी आपने जिक्र किया सारी बातों का, अभी कल शाम से जो PDM के हलकों से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करना ये बहुत बड़ी सियासी गलती थी। तो मेरा सवाल आपसे कि ये गलती अगर सियासी मान रहे हैं तो इसको अंडू नहीं कर सकते वो? मैं ये कह रहा हूँ कि अंडू करने का एक तरीका ये है, देखिए फौरन इंतखाबात का मुतहम्मिल ये मुल्क नहीं हो सकता। अगर सिर्फ इमरान खान को तसल्ली हो जाएगी कि अगर आप एक गैर जानिबदार इंटर्म सेटअप लेकर आ जाएं, बेशक उसका दौरानिया जरा सा बढ़ा दें, जुडिशरी की मदद से 3 की जगह 6 माह कर दें, हमारा वो जो है आइन कहते हैं 3 माह, लेकिन कोई ना कोई एक नजरिया जरूरत फिर आ सकता है। उसके बाद आप जरा पॉलिटिकल जो आप फरमा रहे हैं श्याम साहब, बिल्कुल दुरुस्त है कि पॉलिटिकल हीट को कम करें, पोलराइजेशन को कम करें, डिफ्यूज करें, और फिर आप इंतखाबात की तरफ जाएं। उसमें आपको इकोनॉमी स्टेबलाइज करके दें,
लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। आप ये समझेंगे जी शहबाज शरीफ साहब को राजा बना के रखेंगे, ना मुकम्मल असेंबली के जरिए आप कानून साजी करेंगे, आप वो सारे काम करें तो फिर लोग नहीं मानेंगे, सही, उससे इदारे बदनाम होंगे, मुल्क कमजोर होगा। ठीक खुदा है। के लिए मेरे ख्याल में हम सबकी अपील होनी चाहिए कि जनाब आप जो है इस मुल्क को प्रिपेयर करें एक इंटर्म सेटअप की तरफ, टेक्नोक्रेट्स पे सेटअप हो, वो अच्छे लोगों पे, ईमानदार लोगों पे। एक देखिए पाकिस्तानी क्या मांगते हैं, पाकिस्तानी ये नहीं मांगते कि हमें खेलने को चांद सितारे दें, वो कहते हैं कि हमें हमें एक छोटी एक ऐसी हुकूमत हो, ऐसे हुक्मरान हो कि जो ईमानदार हो, बस हमें बिल्कुल। ईमानदार हुकूमत चाहिए। तो ये कौन सही, सा बड़ा मुतालबा है? 22 बिल्कुल, करोड़ के मुल्क में हमारी शराबिया में ईमानदार लोगों की कमी है क्या? बिल्कुल। तो क्यों हमारे सर पे वही लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं कि जो जिनको कोई उन पे यकीन करने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा शमीम और रहमान साहब, ये जो अभी एहतशाम साहब ने भी बात की और हमने देखा फवाद चौधरी साहब ने भी एक नया चैप्टर खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तो सो मोटा का इख्तियार ही नहीं है, पता नहीं किस डोमेन में उन्होंने ये लिया है। तो सर आप कानूनी एंगल से कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? फवाद चौधरी साहब की इस बात में कोई लॉजिक है? देखिए, उससे पहले मैं आमिर रियाज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। एक मुझे ऐसे लगा जैसे एक शख्स जो कौम का दर्द रखता है वो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक निज़ाम हो और उसके अंदर जरा थोड़ी नरमी आनी चाहिए और इस सिस्टम को चलना चाहिए और यहाँ पे इश्यूज पे बात होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि इसका जो हल है वो यही है कि इसमें जो डेमोक्रेसी है इसको ज्यादा तगड़ा किया जाए, इसको ज्यादा मजबूत किया जाए। आपको मैं मिसाल दूंगा, हमारी जो बार एसोसिएशन हैं इनके अंदर जो इलेक्शन है वो साल हर साल होते हैं और हर साल होते हैं। उसमें बेशक वो माशाल्लाह का दौर हो, वो डेमोक्रेसी हो, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारा इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि यहाँ पे हमारे पास जो भी लूजिंग कैंडिडेट है वो विनिंग कैंडिडेट को कंग्रेचुलेट करता है और वो वेट करता है पूरा एक साल। कोई कोशिश नहीं करता कि मैं कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आऊं, किसी को उतार दूं, किसी को अब इसको खत्म कर दूं। पूरा टाइम देते हैं हम एक दूसरे को और उसके बाद कारकर्दगी की बुनियाद पे लोग फैसला करते हैं कि इनको काश, मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क में भी ऐसा हो जाए कि हम ये सीख लें कि हमने अगर किसी को कोई गवर्नमेंट है तो उसको टाइम देना है और उसके बाद उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना है, जी, उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करना है कि वो, इसके अलावा कोई हल नहीं है। शायद ठीक है। अगर टेक्नोक्रेट्स की हम बात करेंगे तो फिर जिन लोगों ने लाने हैं उनकी ईमानदारी की अपनी डेफिनेशन है, उनकी कॉम्पिटेंट लोगों की अपनी डेफिनेशन है। हु विल डिसाइड दैट हु इज और कॉम्पिटेंट मलिक एंड हु साहब इज ऑनेस्ट? ये गलती से पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में आपने देखा 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाब जो हुए हैं, मरीम नवाज साहब ने बड़े ओपनली इसको एक्सेप्ट किया था अपनी शिकस्त को, और यही मलिक अहमद ख़ान साहब जो उनके लीडर हैं उन्होंने भी किया था। लेकिन ये 2-4-6 दिन ही रहा, उसके बाद एकदम सिचुएशन बदल गई। उन्होंने कहा जी ये तो इमरान खान की अपनी सीटें थी जो हमने जीती हैं 5 सीटें, ये तो 20 उनकी थी 5। अब सवाल ये है कि जी आपने एक एक्सेप्ट कर लिया, अपनी डिफीट को मान लिया है, और एक अच्छी रवायत थी 70 सालों में नहीं हुआ 75 सालों में, लेकिन फिर सॉरी करके वापस आ गए। नतीजा ये है कि आज पोलराइज सोसाइटी वैसे की जैसे ही है। और ये देखिए ये कैसी बदकिस्मती है, जैसे आपने फरमाया, अगर हम एक दूसरे को इज्जत देना सीख लें, अगर आपको हमें ये समझ आ जाए कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में ही हमारी जिंदगी है, जितना ये स्ट्रांग होगा उतना ये मुल्क स्ट्रांग होगा, तो कितने सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। लेकिन हम हर दफा यही करते हैं और जो लूजिंग कैंडिडेट है वो ये कहता है कि मेरे साथ धांधली हो गई, और जो जीत जाता है वो ये समझता है। तो ये इस निजाम के ऊपर हमारा शायद उस तरह एतमाद नहीं है जो कि होना चाहिए। और मैं आपको एक और बात अर्ज कर दूं, एज ए वोटर, एज ए सिटीजन, मेरा बहुत कसूर है। मेरे पास भी जब कोई वोट लेने आता है तो मैं उसको किसी इशू पर वोट नहीं देता। आज मैं उससे ये नहीं पूछ रहा, मैं अपनी उस पार्टी से जिसको मैंने वोट दिया था, कि आप सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रहे हैं, आप जो मुल्क में बाकी मसाइल उनके ऊपर क्या कर रहे हैं। मैं भी उनसे यही पूछ रहा हूँ कि आपने शहबाज गिल को अंदर दिया कि नहीं, और वो पूछ रहे हैं शहबाज गिल को कब छोड़ना है, क्या वो जूस पी लिया है या उन्होंने जूस नहीं पी लिया है। आज ये हमारे मसाइल हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है शमीम रहमान साहब। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहे थे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस डिस्कशन को यहीं से आगे लेकर जाएंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद। अच्छा शमीम रहमान साहब, ये बताएं कि तौहीन अदालत में अगर तो इमरान खान साहब को सज़ा होती है, मुआफ़ी मांग लेते, उसके बावजूद अगर सज़ा हो जाती है, तो क्या मुमकिन तौर पर सज़ा हो सकती है इमरान खान साहब को? क्योंकि जिस तरह से अभी पहले भी बात हो रही थी कि इस तरह के प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि मुआफ़ी मांगने के बावजूद सज़ा हुई। निहाल हाशमी साहब की एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है।
देखिए, अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछे तो मैं नहीं चाहूँगा कि एक पॉपुलर लीडर, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, उसको कोई सज़ा हो अदालत से और किसी भी वो इस वजह से नॉकआउट हो जाए, जो कोई टेक्निकल रीज़न हो या जो कोई अदालती वजूहात हों। तो मेरी ख़्वाहिश तो ये होगी कि वो जाकर उसमें वहाँ पर माफ़ी माँगे और उनको माफ़ी मिल जाए। लेकिन जो कानून की बात आपने पूछी वो ये है कि मैक्सिमम पनिशमेंट उसमें 6 महीने है और 1 लाख रुपए फाइन हो सकता है। लेकिन अगर उनको सजा हो जाती है इसमें, तो प्रॉब्लम ये है कि 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो उनको फेस करनी पड़ेगी, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी ही बदकिस्मती होगी। इमरान खान साहब देखिए, पाकिस्तान की एक हकीकत है, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर हैं और मैं समझता हूँ बाकी भी जो लीडर्स पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, उनको जब अदालती फैसलों की बुनियाद पर या किसी और टेक्निकल रीजन की वजह से जब हम आउट करते हैं, तो मेरा ख्याल है हम फिर अवाम का जो उनके ऊपर एतमाद है, अवाम का जो तरीकाकार है, जो वोट आउट करना जिसको हम ठीक है। कहते हैं, हम उस सिस्टम को डिविएट करके हम लोगों का एतमाद इस सिस्टम से कम कर देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शमीम रहमान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ अब एक और मामला है। एक तरफ वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब की गिरफ्तारी चाहती है, एक के बाद एक मुकदमा बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ सूबाई हुकूमतें भी इन एक्शन हमें नजर आ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों ये खबरें चली कि KPK हुकूमत की जानिब से भी फैसला किया गया है कि जो माजी के फौज मुखालिफ या इदारों के मुखालफत में जो बयानात दिए गए PDM की लीडरशिप की जानिब से, उन पर भी अब मुकदमात बनाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब तो कल खासे शिकवा करते हुए नजर आए सूबाई हुकूमतों से, लेकिन सर आपको लगता है ये महाजराई मजीद बढ़ेगी ऐसे? पहले तो सोनिया, जो भी बात हो रही थी नायले की, जो बात शमीम साहब भी कर रहे थे और आमिर साहब ने भी जिक्र किया था, तो मैं सोचा था कि अगर जिस तरह आमतौर पे हम देखते हैं स्ट्रीट विजडम तो यही बता रही है कि अगर आप उनको गिरफ्तार भी इमरान खान को कर लें, नाहल भी कर लें, तो क्या मकबूलियत का ग्राफ उनका नीचे आएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ हो रही है जो सब लोग कह रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी जमात का इतना पॉपुलर लीडर एक मुद्दत के बाद आया, उसको आप राइट ऑफ कैसे करेंगे? बंद करके, सज़ा दे के क्या रियासत अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि लोग कहते हैं इसके बाद हालात ख़राब हो सकते हैं। और फिर जिस तरीके से आपने देखा बयानात इन लोगों के आते रहे, इस्लामाबाद बंद कर देंगे, इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं मैं जब चाहूँ इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, तो ये प्रोवोकेशन तो है। आमिर साहब सवाल नहीं ले लें आप, मैं थोड़ी सी बात करूँगा। लोग कह रहे हैं कि जो जारियाना अंदाज़ इस वक्त इमरान खान साहब का है, वो आग से खेल रहे हैं, वो हर वो काम कर रहे हैं जिनसे उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो सियासी लीडर के तौर पे उनको ये कम से कम ज़रूर मैं समझता हूँ कि सोचना चाहिए कि जहाँ से वो बच के निकल सकते हैं उनको निकलना चाहिए। और ये जाराना अंदाज़ हर जगह नहीं चलता कि आप वन गो में टेक ऑन सबको ही करेंगे, बदलिया को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, सियासी पार्टियों को, मुखालफिन को, सिविल सोसाइटी के एक हिस्से को, उसके बाद मीडिया के एक हिस्से को। तो आमतौर पर लोग तवक्को कर रहे हैं कि ये बेहतरीन मौका है इमरान खान साहब के लिए कि अगर उन्होंने सुलह नहीं भी करनी तो कोई तरीका ऐसा अडॉप्ट करें कि ये जो इस वक्त रूलिंग पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट है वो कम से कम कहे कि चलें जी, हाथ होला रखा है बंदे ने, तो आए मामलात को बेहतर करते हैं। मामलात को बेहतर करने में आप नहीं समझते कि इन्हीं का फ़ायदा है? जल्दी इलेक्शन होंगे तो ये आने की इस वक्त पोजीशन में है, सब लोग कह रहे हैं, उनके सब पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि जी जो मर्ज़ी आप कर लें। मैं अगले दिन जो इलेक्शन हुआ आपके अपना क्या कहते हैं कराची में, सबकी ज़मानत PTI के नुमाइंदे ने, कैंडिडेट ने जो है ना वो जब्त करवा दी। तो लग रहा है कि ये धारा तो उनके हक में जाएगा। तो आप नहीं समझते कि इनको कोई बेहतर हिकमत अमली अपनानी चाहिए बजाय कि रोज़ाना सख्त बयान दे के अपने लिए मुश्किलात पैदा करें? एक बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं शाम साहब, बिल्कुल दुरुस्त है। एक बड़े लोगों का ख्याल यही है कि इमरान खान जो है वो ज़रा सा अपना आँच को कम करें ताकि चीज़ें जो है बेहतर हो सके। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान ने, क्योंकि उनका एक ऐसा मौक़िफ़ रहा है कि उन्होंने किसी के साथ मुफ़ाहमत नहीं की और वही चीज़ उनको पे ऑफ की है उनके कैरियर के अंदर हमेशा, चाहे वो खेल हो चाहे सियासत हो। कि अब तक जो उन्होंने इतनी मकबूलियत हासिल की है और लोगों की आंखों का तारा बने हैं, कि सबसे बड़ी वजह ये कि लोगों ने उनमें एक ऐसा शख्सियत नज़र आती है, एक ऐसा हीरो नज़र आता है कि जो कहते हैं ना कि जुर्रत के साथ खड़ा हुआ है, तमाम जितनी बातें मुखालिफ सुंदी से चल रही है, मुश्किल से चल रही है, उसके सामने खड़ा हुआ है। तो अकल तो ये कहती है कि जनाब आप जो है मुफाहमत करें और आप अकल की राह पे चलें, लेकिन दिल यानी कि जो इकबाल जिसको कहा करते थे इश्क ये कहता है कि जनाब आप सबसे टकरा जाएं। और क्योंकि इमरान खान का अब ये जो आइडियलिज्म है ये नौजवानों को अच्छा लगता है। आप बच्चों से बात करें उनका यही होगा कि जी मुफाहमत नहीं करेंगे। हम में भी जब हम नौजवान होते थे हम यही सोचा करते थे, तो जैसे जैसे बूढ़े होने शुरू हुए तुमने कहा भाई अब चलो कॉम्प्रोमाइज कर लेते। लेकिन जो इश्क होता है, सच्चा इश्क, को समझता है कि जी अगर सामने उसके, अब उनके नजदीक इमरान खान के किसी जरदारी खानदान और शरीफ खानदान बदउनवान है, इन्होंने इस मुल्क को बर्बाद किया, ये उनका बयानिया है। तो अगर वो इस पर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं
तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करें, इस्टेब्लिशमेंट के तो इमरान खिलाफ नहीं है। हाँ। इमरान तो इस्टेब्लिशमेंट से ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए जो आपका बयानिया था, इस्टेब्लिशमेंट का क्या बयानिया था? एंटी करप्शन बयानिया इस्टेब्लिशमेंट का था। इमरान खान के अरूज में आने से कहीं पहले जो था, इस्टेब्लिशमेंट कहा करती थी कि जनाब इन पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने क्या नुकसान पहुंचाया। तो उनकी ख्वाहिश ये है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिरात मुस्तकीम पे आ जाए, ठीक है ना, और वो उससे तादुम नहीं चाह रहे। जबकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चाह रही है कि जी पीटीआई वर्सेस टिट्टी हो जाए। उनकी ख्वाहिश है इस खलीज को बढ़ाने की। लेकिन नामिर साहब माजरत के साथ देखें ना, ये सब कुछ करने के बावजूद इमरान खान साहब का तो कोई मुतालबा नहीं माना गया, ना अर्ली इलेक्शन का मुतालबा माना गया, ना इलेक्शन कमीशन को डिसबैन करना, तब्दील करना माना गया। इसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पे आप कहें कि वो कोई हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट कंसिडरेट हुई है। तो सवाल तो है कि इससे तो अपना नुकसान होगा ना। ये जिस अंदाज की या मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, भले ठीक हो सकती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, आपका वोट बैंक जो है ना वो ब्लीड करेगा, कैपिटल ब्लीड करेगा आपका। श्याम भाई जी आप ये देखिए, पंजाब उनको मिला ना, पंजाब हाथ से निकल गया था। अगर वो अपना जारहानापन छोड़ देते तो पंजाब नहीं मिलता। कराची में मुझे ऐसे लोग तवक्को ये कर रहे थे कि आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद गालिबन एमक्यूएम दोबारा से वहां पर जीत जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि कराची के अवाम ने किस तरह से एमक्यूएम को मुस्तरद किया, और जो एमक्यूएम की मौका परस्ती थी और उसका पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठना था, उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल वैसे आया। बाय द वे ये आपने एमकॉम का जिक्र किया है, जो खबरें आई हैं वो तो कहा है कि इसके हारने के बाद जो बहादुराबाद में जो मीटिंग हुई है वो तो ये गाली गलौज तक गई है। ख्वाजा इजहार और वसीम अख्तर के दरमियान तो बड़ी सख्त तल कलामी हुई है, और मकबूल साहब जो उनके लीडर हैं, हेड हैं, वो परेशान थे कि कैसे मामले को ठीक करें। दो एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। नहीं तो बहुत बड़ा धचका है भाई एमक्यूएम के लिए। आप सोचें इस 245 कॉन्स्टिट्यूंसी में लाइन्स एरिया, वो तमाम एरिया से जहां पर एमक्यूएम का तूती बोला करता था, वहां कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था एमक्यूएम के हारने का। वहां पे फारूक सदार जैसा शख्स जो है वो 2500 वोट लेता है, एमक्यूएम को मुट्ठी भर वोट मिलते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। इमरान का जो बयानिया हमें और आपको तकलीफ दे रहा है कि जनाब वो मुफाहमत नहीं करे, कराची के बिजनेसमैन से बात करें, वो भी कहेगा इमरान खान क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, क्यों नहीं उनसे बात करते। तो जिन लोगों के मफादात हैं, जो अपर मिडिल क्लास है या वो लोग जो है मतलब है जो वेल सेटल्ड है, वो कहते हैं। लेकिन एक अवाम का एक इज्तिमाई शऊर है जो कहता है कि पाकिस्तान को आप 20वीं सदी में नहीं धकेल सकते, आप दोबारा 1990 की दिहाई में हमें नहीं धकेल सकते, आप नहीं कर सकते। लेकिन आमिर ज़िया साहब, ये आपको नहीं लगता ये जो सख्त बयानी है वो इमरान खान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है? अब तकरीर में जिस तरह से वो नाम ले लेकर न्यूट्रल्स ने ये कर दिया वो कर दिया, मैं ये कहता हूँ अब बराह रास्त उनकी तकरीर पर पाबंदी आयद कर दी है। एक हिस्ट्री भी रही है कि जब जब आप एंटी गए इस बयानिए के खिलाफ आपके लिए मुश्किलात बढ़ी हैं। तो इस स्टेज पर आपको नहीं लगता वो अपने लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा रहे हैं? मेरे ख्याल में जितने मुश्किलात में उससे ज्यादा और क्या होंगे। हुकूमत से चले गए, बहुत होगा कि इनको डिस्क्वालीफाई करें, जेल में डालें, लेकिन उससे इमरान पे फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान की सियासत आगे जाएगी। आप ये देखें, मुझे 1999 याद है जब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई यहाँ पर, उन्होंने एक ब्लडलेस कू किया। हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे 2006 तक के बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोबारा आएंगे इख्तियार में। अगर हमने देखा पीपल्स पार्टी भी इख्तियार में आई, बेनजीर जो है उनको तो कत्ल कर दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ फिर इख्तियार में आए। तो बात ये होती कि आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने तो क्योंकि टेंटेड पॉलिटिशियंस थे, उन्हें इतने बरस लगे। इमरान खान तो बिल्कुल एक लेकिन आमिर ज़िया साहब नाहल कर दिए जाते हैं। मुकाबला आप नवाज शरीफ से नहीं कर सकते। जी सर, नाहल कर दिए जाते हैं अगर खान साहब को, आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पर उनका नुकसान होगा? नाहल कर दिए जाते हैं अगर बिलफर्ज 5 साल के लिए भी तो। और ये नाहली जो है आमिर साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बहुत बड़ा गैम्बल है, जुआ है, ये इधर भी जा सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। नहीं, फायदा होगा, मैं कहता हूँ फायदा होगा। उसका रद्द-ए-अमल तसव्वुर करें। इमरान खान को अगर आप नाअहल करते हैं, पाकिस्तान विदाउट इमरान खान फैक्टर, तसव्वुर करें सियासत में क्या होगा। सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ, आप सोचें कितना बड़ा अलमिया होगा, उस पर एक अवामी रद्द-ए-अमल होगा। जो लोग इसकी हिमायत करेंगे वो पब्लिक के सामने नंगे होंगे। बात ये होती कि बड़ी खतरनाक खेल होगा वो। फिर मेरे ख्याल में अवाम का रद्द-ए-अमल अल्लाह ना करे, मतलब है कि उस तरफ चीजें जाए, खुदा ना करे जाए, उससे पहले अक्ल सलीम आ जाए हमारे तमाम
फैसला साजों को। लेकिन सर लेकिन आप एहतशाम इमरान साहब, खान ठीक है, ये एहतशाम साहब आमिर ज़िया साहब भी जो बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर है बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, और पहले भी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबरें चली, फिर जिस अंदाज में कारकुनान निकले, इनको फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की एक तारीख है, बड़े मकबूल जो हमारे सियासी लीडर थे उनको फांसी के फंदे पर भी चढ़ाया गया, उन्हें कत्ल भी किया गया, कुछ शहीद भी। तो अब उस वक्त भी तो आवाम थी, उस वक्त भी सारे सिनेरियो को देखें तो क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं या नाअहल कर लेते हैं? सोनिया, भुट्टो साहब का जिक्र करके आमिर साहब मुझे वो याद आ गया। भुट्टो साहब जो है ना, वो आपने कहा था, उनको सुना था, उन्होंने कहा था कि मुझे अगर फांसी दी गई तो हिमालय रोएगा। तो आपको याद होगा ज़िया-उल-हक के डिफेंस मिनिस्टर थे आपके अली अहमद खान साहब, अली अहमद तालपुर, उन्होंने कहा था कि जी हिमालय क्या, यहाँ तो शिमला पहाड़ी भी नहीं रोई। तो आप देख लेना, होता कुछ नहीं, कुछ लोगों ने अपने आप को जलाने की कोशिश की। लेकिन आमिर साहब, मैं दयानतदारी के समझता हूँ, थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए आपसे। देखें, बाज़ों का चीज़ें एक हद तक आपके साथ चलती हैं, लोगों को इतना ना आज़माएं कि रोज़ाना की बुनियाद पे लोग सड़कों पे निकलेंगे, आपके लिए हर वक्त मार खाएंगे। देखें ना, इनका वोट बैंक है, नून वालों का, ट्रेडर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, साथ हैं, सड़कों पे नहीं आएंगे, वोट जरूर देंगे, इसलिए वो जीत भी जाते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि ये जितने डिले हो रहा है ना, जितनी देर होगी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इमरान खान के हाथ से निकलेंगी। बेहतर यही है कि कोई कंप्रोमाइजिंग पोजीशन ढूंढी जाए, ये इंप्रेशन दिए बगैर कि जी आप गिव इन कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके जो मैसेजिंग, जो सिग्नलिंग और पोस्चरिंग है ना, वो बड़ी खतरनाक है। मेरा अपना ख्याल है कि उससे इनको नुकसान होगा। बेहतर यह है कि हिकमत अमली को थोड़ा सा नरम किया जाए। बिल्कुल, इस राय में श्याम साहब बड़ा वजन है। अब जाहिर है कि वो प्रोस एंड कॉन्स तो इमरान खान साहब देखेंगे। हम जैसे लोग जो हैं, हम लोग तो क्योंकि ख्वाब देखने वाले लोग हैं, तो हमें जो लोग खड़े होते हैं करप्शन के खिलाफ, वो हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत को अच्छे लगते हैं। तो लेट्स सी, वो कहते तेल देखो, तेल की धार देखो, कहते क्या अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद। और नाज़रीन, फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। बच्चे हमारे घर के आंगन में महकते फूलों की मानिद होते हैं, इन्हें मुरझाने से बचाने के लिए पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोलियो एक लाइलाज मर्ज़ है। अगर एक बार आपके बच्चे को ये लाइलाज मर्ज़ में ये बच्चा मुब्तला हो सकता है तो फिर सारी उम्र के लिए वो माजूर हो जाएगा। आपकी छोटी सी गफलत, आपकी छोटी सी लापरवाही आपके बच्चे को पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर बना सकती है। तो पोलियो की टीम्स जब भी आपके घर में आएँ, आपका दरवाज़ा खटखटाएं, आप जो है वो पोलियो की टीम के साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों की सीवरेज लाइन्स के अंदर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है, और इसलिए 22 अगस्त से 26 अगस्त तक जारी पोलियो मुहिम ने अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए 5 साल तक की उम्र के बच्चों को हर बार पोलियो वैक्सीन लगवाइए और पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। जी एहतशाम साहब, आप इस हवाले से क्या मैसेज देंगे? मीडिया बड़ा भरपूर तावन कर रहा है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का, अपना दोनों मीडिया में भी, सिविल सोसाइटी भी और सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है इस हवाले से। देखिए, माज़रत के साथ हमारे अभी भी सोनिया कुछ लोग भटके हुए हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं। अगरचे हमारी बड़ी तादाद में जो हमारे उलमा हज़रात हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए, बच्चों की माजूरी को रोकना चाहिए। पूरी दुनिया में इस हवाले से आप देख लें कि जो तहरीक चली है पिछले 10-15 सालों में, शायद 1-2 मुल्क रहेंगे जिनमें हमारा भी मुल्क है, कभी कभार फिर ये चीज़ें निकल आती हैं। लेकिन आप देख लें, इस पोलियो की इस मुहिम में बेशुमार लोगों ने अपनी जानें भी दी हैं, पुलिस वाले भी, बाकी लोग भी। भटके हुए लोग आज भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि जो हमारे बच्चे बड़े होंगे तो पता नहीं खुदा ना खास्ता कौन कौन सी उनको माजूरी लाख हो जाएगी। एक तो हमारी मर्दानगी हर जगह जो है ना वो सामने आ जाती है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, सोचे समझे बगैर ही इस तरह की बातें होती हैं। नई पौधा है, नई नस्ल को बचाना है, इसके लिए पोलियो के कतरे हर सूरत में पिलाने चाहिए, इसकी अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। जो लोग मुखालफत करते हैं, मेरा ख्याल है इस हवाले से जो उलमा हज़रात का रोल है, रिलीजियस लोगों का रोल है, वो बड़ा भरपूर है। ठीक है, हुकूमत की बात तो आप नहीं मानते, लेकिन मैंने देखा है कि इस हवाले से उलमा अगर जो बात करते हैं उनकी बात का बड़ा वज़न होता है।
70% 68% लोग हमारे देहातों में रहते हैं, वहाँ पे उनकी आवाज़ और शिद्दत के साथ इस हवाले से जानी चाहिए कि पोलियो के कतरे पिलाएं अपने बच्चों को, माजूरी से बचाएं। और फिर यह कि नई नस्ल खुदा ना खास्ता फिर ये जब बड़ी होगी, अगर इनमें इस तरह की बीमारियां होंगी तो फिर क्या अपना रोल प्ले और करेंगे। एहतशाम साहब, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि एक बार ये लोगों को ये पता होना चाहिए, ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये बीमारी ऐसी है कि एक बार आपका बच्चा इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, फिर सारी जिंदगी के लिए आपके बच्चे पांव पर खड़े नहीं हो सकते। ये लाइलाज मर्ज है, आपके माजूर हो जाएंगे आपके रिश्तेदार, बच्चे। अजीज दोस्त अहबाब होंगे, मेरे भी होंगे, सब लोगों के होंगे। कहीं ना कहीं किसी ख़ानदान में आज भी हम ये माजूरी देखते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही होती है, जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जी वो कतरे नहीं पिलाए, या पिलाएं तो जितनी तवातर के साथ जितनी इसकी कोर्स होना चाहिए जितना वो नहीं लिया गया, उतनी डोजेज नहीं ली गई। तो मेरा ख्याल है इसको बड़ा रिलीजियसली लेना चाहिए और इसको ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ने जान दी है, वो जान अल्लाह सवाल भी पूछेगा कि इसकी हिफाजत के लिए आपने क्या किया। अगर जानबूझ के देखें, दुनिया तरक्की कर गई है, हमारे पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं 44-45 ममालिक के लोग हैं, उनके सब उलमा हज़रात, उनके पढ़े लिखे लोग ये बात कह रहे हैं कि जी ये पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाने बड़े ज़रूरी हैं। हमारे यहाँ लोग क्यों इस तरह की मुखालफत करते हैं? मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि इस हवाले से बड़ी सीरियसनेस की ज़रूरत है। हर तरह से सोसाइटी के लोगों को आगे आना चाहिए और जो लोग मुखालफत करते हैं उनको रोकना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अगर वो रोकने से ना समझें तो उनको मेरा ख्याल है हुकूमती लेवल पे भी फिर जिसको कहना चाहिए कि इस रास्ते से हटाना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ पोलियो के कतरे और वैक्सीन याद रखिए, आपके बच्चों को इस लाइलाज मर्ज से बचा सकते हैं। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। इसी नोट के साथ नाजरीन इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।